सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट थर्ड लेके आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आज हम चैप्टर को एंड करेंगे। और क्या क्या जानना के रह गया था हमारा, तो हम जानने का रह गया था इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हम किसी भी देखो स्टेट में चेंज होने को, स्टेट में चेंज होता है जो, तो किस कारण से चेंज होता है? टेम्परेचर के कारण चेंज होगा और प्रेशर के कारण चेंज होगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड अगर कोई चीज बन रही है तो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने के कारण ही होता है। ठीक है, हमने अपनी पिछली क्लासेस में जाना भी था और यहाँ पर मैं हम उसके पीछे का रीजन जानेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर मैं कह रहा है द टेम्परेचर, अरे अभी तो चेक कर रहा था भाई, क्या दिक्कत है? सब सही है ना? पेन पे है, ठीक है। The temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of the solid and the condition required in bringing the change। ठीक है, मतलब भाई सॉलिड को अगर चेंज करना है आपको तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे? हीट पे चेंज डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? हीट पे डिपेंड कर रहा है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस विच overcome the force of attraction between the particles, thereby solid melts and it converted to a liquid। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्ट, अगर मैं जैसे ही सॉलिड को क्या कर दूं? हीट दे दूं। सॉलिड को मैं जैसे ही क्या दे दूं? हीट। तो सॉलिड को हीट देने से उसके पार्टिकल्स के में क्या आ जाएगी? एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी के चलते जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे, जिस कारण से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाना चाहेंगे। कहने का मतलब ये, जो आपका सॉलिड मटेरियल है वो हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। जिस कारण से क्या हो रहा है? जिस कारण से जो आपका सॉलिड मटेरियल है वो किस में चीज चेंज हो जा रहा है? आपका स्टेट में, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहा है। देन इसके बाद में क्लियर है राघव? ठीक है ना, याद रखना। यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर में सॉलिड आपका क्या होने लग जाए? सॉलिड आपका मेल्ट होने लग जाए लिक्विड स्टेट में, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, जहां पर में आपका क्या हो जाए? सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन, दैट मीन्स क्या होता है? बताएगा कौन? बताएगा? 273, लास्ट क्लास में ही जाना था अपन ने। 273.16 केल्विन क्या होता है? हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होगा, क्या होगा ये? फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना ये तो। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हो जाता है? वाटर फ्रीज हो जाता है। अगर 273.16 केल्विन है तो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। और 0 डिग्री सेल्सियस तो हमने देखा है कि आइस क्या रहती है? फ्रीज हो जाती है, मेल्ट थोड़ी होती है। ये तो पॉइंट गलत हो गया, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो। तो अपन इसको क्या, कि बुक में भी 273 क्यों लिखा है? 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट हो जाती है आइस, मेल्ट होती, फ्रीज होती है। क्यों लिखा है? बस यही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इसका कहने का मतलब कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है? मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस, ठीक है, तो जो आइस है आपकी, मतलब देखो 273.16 केल्विन जो है, क्या? देखो 16 और 15 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है ना। कुछ बुक में 16 लिखा होता है, कुछ बुक में 15 लिखा होता है। उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैं खाली 273 भी लिख दूँ, 273 केल्विन, तो वो भी इसके बराबर ही होगा,
है ना, राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी ऐसा जो नहीं है कि पॉइंट के बाद 15 या 16 ही होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने यही जाना था कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें एक और चीज सवाल है मेरा कि हम केल्विन ही स्केल क्यों ले रहे हैं? क्या? हाँ। गुड, ठीक है। तो वो तो रहता ही रहता है, नहीं लैब में तो अपना वो रहता है, डिग्री सेल्सियस रहता है। रूम टेम्परेचर? नहीं, सेल्सियस में भी रहता है। मेरा सवाल ये है कि केल्विन को ही हम क्यों यूज करते हैं ज्यादा करके, ऐसा यूनिट क्यों मानते हैं केल्विन को, ठीक है। तो इसका जवाब मैं आगे दूंगा, फिलहाल अपन इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, दैट मीन्स 273 केल्विन पे आपका जो आइस है वो क्या हो जा रहा है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जा रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है, वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट यहां पर देखो क्या बोला है, मेल्टिंग पॉइंट ये बोला है कि सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड मेल्ट होना चालू हो जाता है। मतलब -डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, -1 -2 पे सॉलिड, सॉरी आइस जो होती होगी फ्रीज, अपना लिक्विड वाटर स्टेट में जो रहता है वो आपका फ्रीज हो जाता है ना। -1 पे क्या रहेगा, ऐसा समझ सकते हैं हम, -3, -2, -1। यहाँ पे जो आपका वाटर है वो कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, आइस के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही ये आपका क्या होता है, जीरो स्टेट में आएगा, जैसे ही, सॉरी जीरो स्टेट में कह रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा या 273 केल्विन पे आएगा, तो उस समय ये जो आइस है, ये आइस आपका क्या हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना चालू हो जाए, क्या होना चालू हो जाए, मेल्ट होना चालू हो जाए। इसी कारण से हम उसको क्या कहते हैं, मतलब देखो एक्चुअल मुझे पता भी है बेटा कि आपका जो आइस है, ठीक है ना, वो आपका 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से पूरा तरीके से मेल्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर रूम टेम्परेचर में तो मेल्ट हो ही जाएगा, रूम टेम्परेचर अपने यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने आइस को लाया, जैसे ही फ्रीज में से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए, फ्रीजर में जो रहता है कितना टेम्परेचर रहता है, कितना, जीरो से स्टार्ट होता है ना, हाँ। तो जीरो से स्टार्ट नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो फ्रीजर का रीडिंग रहता है वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्परेचर कितना रहता होगा उसके अंदर। हाँ ठीक है, तो वो रहता है। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब तभी वहां पर क्या जम रही है, आइस। अगर आप जैसे ही उसको बाहर निकालोगे तो आइस क्या होना चालू हो जाएगी, मेल्ट होना चालू हो जाएगी। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे अपने स्टेट को चीजें चेंज करने लग जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी में लिखा है, इसका मतलब सही ही है ना, गलत नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं, अब इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है क्या, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो ये हमने जाना था कि भाई आपका सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है राघव, याद रखना इस बात को, है ना। सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होगा तो क्या कहेंगे, फ्यूजन। लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था कि सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है उसको कह रहे हैं सब्लिमेशन, गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है उसको कह रहे हैं डिपोजिशन। आज हम जान रहे हैं क्या, कि हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो उसको कह रहे हैं हम क्या, फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रेशर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर के चेंज होने से हम कैसे किसी के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर तो समझ में आता है कि टेम्परेचर घटा तो कोई चीज फ्रीज हो गई तो सॉलिड स्टेट में आ गई, टेम्परेचर बढ़ा तो कोई चीज मेल्ट हो गई तो लिक्विड स्टेट में आ गई, टेम्परेचर और बढ़ गया तो लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चले गए। ये हमारे समझ में आता है, हमने देखा भी है, ठीक है ना। ये बहुत इजी चीज थी कि टेम्परेचर के घटने बढ़ने से स्टेट में चेंज आएगा। लेकिन यहां पर दूसरी चीज आ जाती है कि टेम्परेचर ना, टेम्परेचर को तो कम मतलब रहेगा, रोल रहेगा, टेम्परेचर कैसे नहीं, रोल नहीं रहेगा, बट प्रेशर का भी इफेक्ट होता है किसी भी स्टेट को चेंज करने में। जैसे कि यहां पर देखो दिया हुआ है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। या तो आप प्रेशर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, ठीक है, या तो डिक्रीज कर दो, तो क्या हो जाएगा, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, मतलब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे
प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को घटाएंगे, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा, गैसेस को लिक्विफाई करा जा सकता है। मतलब यहां पर एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं। क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं। अब इन गैसेस को मैंने क्या करा, प्रेशराइज, देखो यहां पर प्रेशर को क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। सर प्रेशर कैसे बढ़ाया जा सकता है, सवाल यही आ रहा है। प्रेशर, अब समझना बात को, ठीक है, जैसे कल तुम्हारा डाउट भी था कि हम प्रेशर को कैसे बढ़ाएंगे, है ना, किसी भी चीज में। तो यहां पर मैं अमाउंट ऑफ गैस को मैं बढ़ा दूं, अमाउंट ऑफ गैस को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। अभी ऐसे मान लो कि यहां पर बेटा 1 मोल गैस है। कितनी गैस है? 1 मोल गैस है। अब ये मोल नहीं पता होगा आपको क्या होता है ना। मोल का मतलब होता है क्या, मोल का मतलब होता है, जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया सब्जी दे दो, आलू दे दो हमको, तो पूछेंगे कि कितने आलू चाहिए, है ना, तो आप बोलोगे 1 लीटर आलू दे दो। केजी में बोलते हैं ना, दैट मीन्स यूनिट होती है कुछ ना कुछ। आप जाओ दूध वाले भैया के पास, भैया हमको दूध चाहिए, ठीक है ना, बोलेंगे कितना दूध चाहिए, दे दो 1 किलो दूध, है ना, ठीक है, तो बोलेंगे भैया लीटर में बताइए। दैट मीन्स हर एक चीज के लिए क्या है कि स्पेसिफिक यूनिट है। ऐसे ही जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो हम मोल यूनिट को पकड़ते हैं। कौन सी यूनिट को? मोल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की यूनिट के लिए मोल एक ऐसा यूनिट बनाई गई है। समझ में आ रही बात? तो मैंने बोला यहां पर 1 मोल गैस है, ठीक है ना। अब मुझे यहां पर प्रेशर बढ़ाना है, इस कंटेनर में मेरे को क्या बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 1 मोल गैस को मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना। 1 मोल गैस को क्या कर दूंगा, इंक्रीज। कितनी कर दूंगा? 10 मोल कर दूंगा। कितनी कर दूंगा? 10 मोल गैस। तो यहां पर गैस की मात्रा क्या हो गई, गैस की मात्रा यहां पर ज्यादा हो गई। जब बेटा गैस ज्यादा हो जाएगी तो मेरी बात को आप समझना, ठीक है ना। पहले यहां पर क्या थे, यहाँ पे पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स कम थे, तो कम पार्टिकल्स थे, तो कम पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा था, डिस्टरबेंस हो रहा था। कम डिस्टरबेंस हो रहा था तो कम फोर्स अप्लाई हो रहा था कंटेनर पे, मतलब कम प्रेशर अप्लाई हो रहा था कंटेनर पे। ज्यादा पार्टिकल्स आ गए, ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टरबेंस होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा कंटेनर पे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अभी आप यहां पर मान लो फिलहाल के लिए मैं कितने 200 लोगों को ले आऊं एक साथ, ठीक है ना, ठीक है, 200 लोगों को एक साथ ले आऊं तो क्या होगा, सब धक्का मुक्की होने लगेगी, ठीक है ना, तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा प्रेशराइज माहौल हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप 2 लोग हो, वहीं पे 2 लोग हो, तो दो में क्या है, प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि जब क्या था, कंसंट्रेशन कम थी तो प्रेशर भी कम था। मुझे प्रेशर बढ़ाना है। जैसे अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि सर कैसे आप किसी भी चीज में प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हो, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि आप कब प्रेशराइज फील करते हो, जब आपका एग्जाम आता है। एग्जाम में क्या होता है, ये बड़ा सिलेबस आपको थोप दिया जाता है, बेटा पढ़ो, ठीक है ना, तो आप क्या आ जाते हो, प्रेशराइज सिचुएशन में आ जाते हो, है ना, और उसी में आपका इफेक्टिव पोटेंशियल निकल के आता है, एक रात में पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि भाई 1 मोल, जब आपका कंसंट्रेशन कम था तो प्रेशर कम था, जैसे ही क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ी तो प्रेशर बढ़ गया। समझ में आई बात। अब जब प्रेशर बढ़ेगा, देखो समझना मेरी बात को, प्रेशर को बढ़ाया, टेम्परेचर को घटा दो। टेम्परेचर मान लो यहां पर इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। कितना है इनिशियल टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने टेम्परेचर इसका कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे 25 से 5 डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर एकदम से डाउन हुआ, तो जो गैसेस थे, यहाँ के गैसेस के पार्टिकल्स थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी एकदम से क्या हो जाएगी, डाउन। क्या हो जाएगी, डाउन। जिस कारण से क्या हो जाएगा, जिस कारण से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या करेंगे, अपने स्टेट को चेंज करेंगे, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। समझ में आई बात, मतलब कैसे गैस से लिक्विड बनाया जाता है। समझ रहे हो बात को, है ना। तो ये चीज रहती है, और यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमको लिक्विड सब्सटेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड सब्सटेंस देखने को मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। डिफ्यूजन, क्यों बोलेंगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मैं समझा नहीं, फिर से बोलना एक बार।
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और मूव करता है। तो यहाँ कहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव कर रहा है ना, यहाँ वो चीज नहीं हो रही बेटा। यहाँ पर मतलब देखो वो नहीं, अच्छा तुम वो वाला डिफ्यूजन कह रहे थे ना, ठीक है मैं दूसरा समझ रहा था एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ समझना, हाई कंसंट्रेशन में तो है ही है अभी, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि कंसंट्रेशन कम हो गई। यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, जिस कारण से इनके बीच में क्या होगा, डिस्टर्बिंग फोर्स ज्यादा होगा। डिस्टर्बिंग फोर्स ज्यादा होगा तो वो पूरा फोर्स प्रेशर के रूप में इस कंटेनर पे अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, प्रेशर, ठीक है। इसकी वॉल्स पे क्या लग रहा होगा, ऐसे प्रेशर लग रहा होगा। कौन लगा रहे होंगे, पार्टिकल। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को कम करा, देखो पहला केस तो क्या था कि प्रेशर बढ़ाया कैसे, पहला केस क्या, प्रेशर बढ़ाया कैसे, मैंने अमाउंट ऑफ गैस को बढ़ा दिया, अमाउंट ऑफ गैस को बढ़ा दिया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। अब मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को कम करा तो इन पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो इनके जो डिस्टर्बिंग फोर्स था वो भी कम हो गया। अब ये धीरे धीरे क्या, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये गैस स्टेट से किस में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब कंसंट्रेशन अभी भी उतनी ही है, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया, स्टेट में चेंज आया है। इसी कारण से हम इसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोला है कि अगर कोई चीज आपकी किससे किस में जा रही है, ये देखो ये लिखा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये मान लो CO2 गैस थी, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में स्टोर करी जा रही है। तो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू वन एटमॉस्फेरिक to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice, ठीक है। यहाँ पर ये वही ड्राई आइस वाला एग्जांपल है। होता क्या है, अब देखो यहाँ पे लाइन फिर घुमा दिया इसमें, ठीक है ना, सिंपल सिंपल सीधा सीधा नहीं बोला है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस क्या है, कैसे बनी है ड्राई आइस, ड्राई आइस ऐसे बनी है कि ये कंटेनर है, मान लो इसमें CO2 गैस है, कौन सी गैस है, CO2 गैस। मैंने क्या करा, मैंने CO2 गैस पहले कम थी, फिर उसके बाद CO2 गैस की मात्रा बढ़ाई, जब CO2 गैस की मात्रा बढ़ाई तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, फिर टेम्परेचर को मैंने कम करा, टेम्परेचर को मैंने सडन इतना कम कर दिया कि, समझना बात को, टेम्परेचर को मैंने सडन इतना कम कर दिया कि यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में ना नहीं आने के बाद में डायरेक्ट कौन से स्टेट में चले गया, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में ना जाने, बंक मार दिया वही, ठीक है, लिक्विड स्टेट डायरेक्ट किसमें चले गया, सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। अरे लिक्विड का सॉलिड नहीं हो रहा है, गैस का सॉलिड हो रहा है। तो गैस के सॉलिड को क्या कहते हैं, गैस से डायरेक्ट अगर कोई चीज सॉलिड बन रही है, लिक्विड से, हाँ डिपोजिशन कहते हैं ना, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन मानते हैं, लेकिन गैस से अगर कोई चीज सॉलिड बन रही है तो उसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। और यही कारण होता है कि जैसे ही हम इस ड्राई आइस को क्या करते हैं, ड्राई आइस को गर्म पानी से कांटेक्ट करवाते हैं तो यहां पर मैं ये अपने स्टेट को वापस से चेंज करता है और बिना लिक्विड स्टेट में आए ये वापस से गैसियस स्टेट में चले जाता है, जिस कारण से उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गुड, समझ में आ गई बात, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेटेंट हीट कह रहा है, लेटेंट हीट क्या कहता है, लेटेंट हीट पता है क्या होती है, हाँ हिडन हीट, हाँ जैसे आप ड्राई इसको छुओगे तो कैसी लगेगी, वो ठंडी लगेगी, गर्म लगेगी, हाँ ठीक है ना, लेकिन वो इतनी ठंडी होती है ना कि भाई उसको तुम अगर हाथ में पकड़ोगे तो तुम्हें एकदम अनईजी फील होगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जिस कारण से उसमें भी क्या होती है, एक्चुअली हिडन हीट ही होती है, ठीक है ना, क्या होती है, अंदर हिडन हीट ट्रैप रहती है। तो यहाँ पर देखो लिखा है द हिडन हीट, हिडन हीट का नाम ही हिडन होगी, वो दिखेगी थोड़ी, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर जो रहती है हिडन हीट रहती है जो कि क्या करती है, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है, किसके, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन तोड़ेगा, ये हिडन हीट तोड़ेगी, जिस कारण से उनके स्टेट में क्या आ जाता है बेटा, सडन चेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ड्राई आइस कैसे
ड्राई आइस कैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रही है विदाउट एनी चेंज इन, मतलब कि विदाउट एनी लिक्विफिकेशन स्टेट, मतलब कि लिक्विड स्टेट में ना जाने के बाद में वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कैसे जा रही है, तो आप बोल सकते हैं लेटेंट हीट के कारण। किसके कारण? लेटेंट हीट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आएंगे अपन। यहां पर देखो क्या कह रहा है, फ्यूजन और वेपोराइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्यूजन जो रहता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब फ्यूजन एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सॉलिड होता है, ठीक है ना, उसको हम हीट देते हैं तो वो आपका लिक्विड स्टेट में आता है, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, वहीं पे वेपराइजेशन में क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड तो यहाँ पर भी होती है, लेकिन क्या होता है अंतर, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करना होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वही उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहां पर देखो, अगर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट पे जा रहा है तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में जा रहा है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। बस यही समझाना चाह रहा है ये। ठीक है, मतलब अगर लिक्विड से गैस जा रहा है, जिस पॉइंट पे लिक्विड गैस बन जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड हो जाएगा वो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, देन इसके बाद में thus we can say that pressure and temperature determine the states of a substance whether it will be solid liquid or gas। solid liquid और गैस कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है उसके चेंज आने का। फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपका होमवर्क रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, देन इसके बाद हम आ जाता है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पे। तो इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। मतलब जो आपके इवेपोरेशन गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कभी भी आपके क्या नहीं रहते हैं, रेस्ट स्टेट पे नहीं रहते हैं, मूव करते रहते हैं रैंडमली। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, at a given temperature in any gas liquid or solid there are particles with different amount of kinetic energy। यहां पर ये बोल रहा है कोई एक मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो रहेगा सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, ठीक है ना, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग होगी, सॉलिड की अलग होगी, लिक्विड की अलग होगी और गैस की। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, और गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ये कह रहा था, इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor। देखो यहां पर मैं क्या कह रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो वेपराइजेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा यहां पे पानी है, और यहां से वेपराइजेशन चालू हुआ, ये वेपर के पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, यहां पर देखो क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो इस वाटर के सरफेस पे है, जो इस वाटर के सरफेस पे है, उनकी काइनेटिक एनर्जी, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है ना, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यहां पर देखो, समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लिक्विड के ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, लिक्विड स्टेट में है, अभी लिक्विड स्टेट में यहां पर एक पार्टिकल है और यहां पर एक पार्टिकल है, तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा। इन पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से ये पार्टिकल अपने स्टेट को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। दैट मींस ये आपका जो रहता है पार्टिकल यहां भागेगा और ये पार्टिकल आपका यहां भागेगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। किसके कारण, काइनेटिक
एनर्जी के कारण। क्या ये बात समझ में आई? है ना, मतलब लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में क्यों जा रहा है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और ये गैस स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखी हुई लाइन किस कारण से, हायर काइनेटिक एनर्जी, और वो भी किस पे, सरफेस पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिव टू लोअर। ठीक है ना, पूरे पानी में काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, उसके सरफेस पे कि पूरे पानी में, पूरे पानी में, देखो समझना, पूरे पानी में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी कंपैरेटिव टू उसके सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके। तो मैं एक बात बताऊं, ऐसा थोड़ी होता है भाई कि पानी जो है, पानी पहले वेपर्स कहाँ से बनना चालू होती है, पानी के सरफेस से बनना चालू होती है। ऐसा थोड़ी कि अंदर से वेपर निकल के आ रही है, नहीं, पानी के सरफेस से। अच्छा तुम उसमें क्या करो पता है, जैसे तुम जितनी उसमें, तुमने क्या कर दिया, तुमने मान लो जहां से वेपर निकल रही है उसके पास में ब्लोअर लगा दिया। ठीक है, ब्लोअर लगा दिया तो वहां पर क्या होगी, वेपर जल्दी जल्दी छटते जाएगी, वेपर छटती जाएगी तो क्या होगा, वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो, फास्ट मूविंग एयर जा रही, फास्ट मूविंग एयर के कारण अंदर क्या, अंदर से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो और तेजी से निकलने चालू हो जाएंगे, मतलब कि वेपर बनना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने एक ब्लोअर लगा दिया वहां पर में, तो वेपर्स को ज्यादा क्रिएट करने के लिए ऐसा करा जा सकता है। दिस phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporization। मतलब boiling point के नीचे 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर लिक्विड वेपर्स बनना चालू हो जाए तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट टच करना जरूरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट टच करना जरूरी हो। बिना बॉइलिंग पॉइंट को टच करे वाटर जो रहता है वेपर्स में चेंज हो सकता है। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे कि मम्मी ने क्या करा बेटा, मम्मी ने कपड़े सुखाए, ठीक है ना, गीले कपड़े हैं, ठीक है, या फिर सुखाए थे, पानी आ गया तो गीले हो गए, है ना। तो अब भाई वो सूखेंगे कैसे कपड़े, सोचा है वो कपड़ों का पानी कहाँ चले जाता है, सनलाइट के वजह से वो बेटा वेपराइज हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि सनलाइट 100 डिग्री सेल्सियस दे रहा है कपड़ों पे, कपड़े ही जल जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो कहने का मतलब क्या बेटा, वो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी को लेकर के अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से वो वेपराइज हो जाते हैं। समझ में आई बात, बस इतने से बात थी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब किस कारण से इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा या कम होगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा दो तो वेपराइजेशन और तेजी से हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, आप एक छोटी गिलास में पानी गर्म करोगे तो कम भाप बनेगी, अगर आप एक बड़े से पतीले में पानी गर्म करोगे तो ज्यादा भाप बनेगी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना जल्दी क्या होगा, उनमें वेपर्स बनने की एबिलिटी होगी। समझ में आ रही बात, मतलब ऐसे समझो यहां पर क्या कह रहा है ये, एक सेकंड, ये एक हमारी ग्लास है या टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और ये एक हमारा बीकर है। टेस्ट ट्यूब और बीकर है, दोनों को हमने क्या करा, दोनों में पानी है और दोनों को हमने गर्म करा। जब हम दोनों को गर्म करेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखो इसका सरफेस एरिया काफी कम है, इसका सरफेस एरिया काफी कम है, इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है ना। सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया कम है जिस कारण से यहां से वेपर्स धीरे, वेपर्स कहां से निकलती है, वेपर्स इसके सरफेस से निकलती है। तो सरफेस एरिया कम तो वेपर्स कम, सरफेस एरिया ज्यादा तो वेपर्स ज्यादा निकलेगी। समझ रहे हो बात को, तो यहां पर वही लिखा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन होने की प्रोसेस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर आपको वेपर्स ज्यादा बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करो, सरफेस एरिया को बढ़ा दो। जैसे अपन को सर्दी हो जाए तो कहते हैं ना, डॉक्टर क्या कहते हैं कि घर जाके पानी की भाप लीजिएगा। तो पानी की भाप भाई लेना है आपको, तो आप गिलास में पानी गर्म करके ले लोगे भाप, नहीं, आप क्या करोगे, गंजी लोगे, ठीक है ना, बड़ा सा हाँ हाँ, या पतीला कुछ भी लोगे, कंटेनर, ओके ठीक है, तो उसमें कढ़ाई में तो गर्म करेंगे नहीं भाई, है ना, चाय की गंजी वगैरह रहती है ना कुछ, ठीक है। हाँ हाँ, भाप वाली मशीन ले ले भाई तू, ठीक है, अब तेरे पास लाइट नहीं है, बैटरी से चलाएगा कहने का मतलब ये भाई, वो भी जब भाप वाली मशीन नहीं थी तब क्या करते थे, पानी गर्म करके करते थे। आ रही बात समझ में, भाप लेते थे, तो ये चीज रहती है। तो यहां पर मैं वो हो गया, फिर उसके बाद विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। वही वाली बात है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो वो अपने स्टेट को छोड़ के वेपर स्टेट पे चले जाएंगे। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी एयर में होती है, याद करो बताया था क्या होती है ह्यूमिडिटी,
वाटर वेपर्स जो रहते हैं, वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स हमारे एयर में रहेंगे, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। और इस चीज को करने के लिए मैंने बताया भी था कि आप क्या करो, एक गिलास में आइस डाल दो, तो क्या होगा, ग्लास की सरफेस पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, हाँ, गिलास की सरफेस पे पूरे जो आपके टाइनी पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के आके इकट्ठा होते जाएंगे और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ह्यूमिडिटी को अपन मतलब हवा से पानी बनाया जा सकता है। तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, वही वाली बात है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड more than a definite amount of water vapor at a given temperature if the amount of water is in air is already high the rate of evaporation decrease। कहने का मतलब क्या, अगर यहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये पॉइंट को समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, यहां समझो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक तालाब है, क्या है, अरे भाई तालाब बनाना है, ठीक है, यहां एक तालाब है, इस तालाब में पानी भरा है, क्या भरा है, पानी भरा है। तालाब को फील लाने के लिए थोड़े यहाँ पे हरी हरी घास उगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि तालाब है, ठीक है, यहां से वेपर्स निकलेगी, क्या निकलेगी, अरे हरी वेपर्स कैसे निकल रही भाई, एक सेकेंड, है ना। यहां पे वेपर्स निकल रही है, तो वेपर्स जो है अभी यहां पर मैं कम निकल रही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, क्यों कम वेपर्स बन रही है, क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेयर में बेटा, एटमॉस्फेयर में, एक सेकेंड, यहां पर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, क्या है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर मतलब एयर में वाटर के पार्टिकल्स अच्छे खासा अमाउंट में रहेंगे, जिस कारण से ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर में तो वेपर्स क्या होगी, कम बनेगी। क्यों, क्योंकि एयर में देखो क्या होता है बेटा, एयर में एक ही लेवल तक के क्या आ सकते हैं, एक ही लेवल तक के आपके वाटर पार्टिकल्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं कि एयर में मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता ही है वैसे तो 78% क्या होता है, नाइट्रोजन। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है ना। उसके अलावा 1% क्या होती है बेटा, अदर गैसेस होती हैं। और उस अदर गैसेस में आपको पता ही होगा कि 0.04% या 3% आपकी CO2 होती है। देन अगर हम बात करें तो उस बचे कुछ 1%, ये 1% का ही है ना, और उसी 1% में क्या होती है, कुछ वाटर वेपर्स होती हैं। तो ये जो वाटर वेपर का अमाउंट है, ठीक है, वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या होगा, एयर में कुछ ही मात्रा में होगा। ऐसा थोड़ी भर भर के वाटर वेपर्स इकट्ठा हो सकती है, नहीं हो सकती। हवा में वाटर वेपर्स का अमाउंट फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स नहीं आ सकती, ठीक है ना, एक फिक्स होता है, जिस कारण से मतलब ह्यूमिडिटी जो रहेगी आपकी एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी, ठीक है ना। अगर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर नहीं होगा। वाटर वेपर्स जो है, इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होगी ना, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो स्लो होगी। कैसी होगी, स्लो स्लो। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी है ही नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक है, जैसे कि आप डेजर्ट में चले गए, डेजर्ट में ह्यूमिडिटी नहीं होती, गला सूखता है, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी नहीं है वहां पर, में हवा में नमी ही नहीं है, मतलब उस एयर में वाटर, देखो उस एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एयर कंटेंट, तो उस एटमॉस्फेरिक एयर कंटेंट में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस में CO2 है, लेकिन ये वाटर वेपर नहीं है। तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इन डेजर्ट केसेस मतलब डेजर्ट वगैरह में ये वाटर वेपर नहीं है तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, ह्यूमिडिटी लो हो जाएगी। और अगर ह्यूमिडिटी लो हो गई, ह्यूमिडिटी लो हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए, हवा में ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए इवेपोरेशन का रेट जो है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा तो इवेपोरेशन कम, और अगर
ह्यूमिडिटी कम तो इवेपोरेशन ज्यादा। समझ में आई बात की नहीं? पानी नहीं है तो हो ही नहीं सकता। तुम तो वही वाली बात है कि सर हमारे पास बांसुरी नहीं है लेकिन हमको फ्लूट बजाना है, ठीक है, तो वही वाली बात है। तो मतलब पानी नहीं होगा तो इवेपोरेशन कैसे होगा? ठीक है, मतलब डेजर्ट में तो तुम्हारी भी बात सही है कि डेजर्ट में पानी नहीं होता है, बहुत कम रहता है, ठीक है, तो पानी नहीं रहेगा तो इवेपोरेशन भी नहीं होगा, इसी कारण से वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं रहती। वरना ह्यूमिडिटी तो रहेगी ना भाई, अगर पानी है तो ह्यूमिडिटी तो देखो पानी है तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, और एक अमाउंट में अगर ह्यूमिडिटी सेट हो गई तो ह्यूमिडिटी सेट होने के बाद इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वही बोला है, कहाँ गया, यही था ना, हाँ यही, एक सेकेंड, हाँ वही था। बॉइलिंग is a bulk phenomenon. Particles from the bulk whole of the liquid change into water vapors state. क्या बोल रहा है? बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है, पानी को गर्म करना। बल्क में पानी गर्म होता है, ऐसा थोड़ी कि पानी ऊपर ऊपर गर्म है नीचे नीचे ठंडा है, ऐसा। हाँ हाँ। नहीं ऐसा नहीं होता। तो मैंने भाई उसको थोड़ी देर रखोगे ना, अगर तुमने देखो गर्म पानी है ठंडा मिला दिया, अब तुम ऐसा बोलो कि सर मैंने अभी गर्म पानी पे मैं ठंडा पानी पी लूं, तो अंदर को गर्म ठंडा फील होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना। आप या फिर ऐसा गिलास में गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाओगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे वो आ जाएगा, ठीक है ना, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, ठीक है। अभी जैसे आपका सवाल क्या था? हाँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या होता है देखो समझना, पानी जब गर्म होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता, यही मैं कह रहा हूं, कनेक्ट मत करना दो चीज को, यहां पे देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन जबकि बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। मतलब इवेपोरेशन, बकायदा तुम सही कह रही हो, इवेपोरेशन सरफेस पे होगा, मतलब इवेपोरेशन में क्या होता है, उनके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती थी कि वो अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के कहां पे चले जाते हैं, गैसीय स्टेट में चले जाते हैं। समझ में आई बात? लेकिन बॉइलिंग वो बल्क फेनोमेनन, मतलब पानी का गर्म होना, जरूरी नहीं कि सरफेस पे ही पानी पहले गर्म होगा फिर नीचे पे बाद में गर्म होगा, नहीं। पानी जब गर्म होता है तो पूरा पानी एक साथ गर्म होता है, सारे पार्टिकल्स में एक साथ काइनेटिक एनर्जी आती है, ऐसा इसीलिए, हाँ ये मैं मान सकता हूं कि कंडक्शन जो रहता है मेटल में, पहले पास में होगा फिर धीरे दूर होगा, ठीक है ना। कंडक्शन जैसे मान लो ये मेटल है, ठीक है ना, यहां पे मैंने क्या चालू कर दिया, एक लाइटर चालू कर दिया, तो पहले गर्म यहां पे ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे हीट ट्रांसफर करेगी तो ये पूरा पैन गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे आप सब्जी बना रहे हो तो आपने इधर से चमचा को पकड़ा, ठीक है, और इधर पे सब्जी अब्जी है, तो सब्जी भाई ये किसके कांटेक्ट में, गर्म चीज के कांटेक्ट में, तो ये गर्म होगा ये ठंडा होगा, क्योंकि अच्छा अब आपने वहीं पे रख दिया ऐसे चमचा को टिका करके, तो हीट कंडक्शन होगा जिस कारण से पूरा चमचा गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब यह है कि हीट कंडक्शन में वैसा होता है, लेकिन जब आप किसी चीज को बॉईल कर रहे हो तो बॉईल करते समय उस कंटेनर में क्या, पहले तो इनिशियल स्टेज पे में तुम्हारी बात सही है, इनिशियल स्टेज पे तुम्हारी बात सही है, ठीक है ना, बट अगर मैं एक स्टेज पे पहुंचू, फाइनल स्टेज पे, जब वो पानी बॉईल होने चालू हो गया है, ठीक है, मतलब कि वेपर्स बनना चालू हो गए, तो उस समय उस पूरे कंटेनर में सभी क्या होगा, पूरा का पूरा पानी क्या होगा आपका, बल्क में गर्म हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर सरफेस में गर्म हो रहा है नीचे गर्म नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, इवेपोरेशन कैसा है, इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है, इवेपोरेशन कैसा है, सरफेस फेनोमेनन। समझ में आई बात? सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, बट बॉइलिंग बल्क फेनोमेनन है, ठीक है। तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, ये वही वाली बात थी, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम, वही वाली बात है, पिछली लाइन है ये, ठीक है, कि इवेपोरेशन जो रहता है ये सरफेस फेनोमेनन होता है, इनके सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से वो लिक्विड स्टेट को चेंज करके वेपर स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप बाकायदा करिएगा इन होमवर्क को। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है केल्विन एंड सेल्सियस केस पे फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपन ने पढ़ा ही था, केल्विन क्या है, ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.16 केल्विन, 15 केल्विन को जी बोल सकते हो। वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। हम जरूरी नहीं है कि 0.16 को भी लिखें, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को केल्विन रखा जा रहा है, तो अगर आपको क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है, टेम्परेचर को किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी डिग्री सेल्सियस की
यूनिट अमाउंट, मतलब कि जो भी वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को आप 273 से ऐड कर देंगे तो आपको केल्विन में रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है, डिग्री केल्विन में। कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं करना है, केल्विन में चेंज करना है ना। ओके, हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस 25 है तो 25 प्लस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका यहाँ पर? में बताओ कितना आंसर आ जाएगा? हाँ, प्लस तो करना ही है, कितना आएगा प्लस करके? अरे भाई यहाँ पर देखो कितना, 308 है ना। हाँ, ये आपका 5387 और 2 कितना हो गया? अरे 308 कैसे, गलत बताया तुमने। 308 कैसे बोल दिया? यहाँ पर मैं 538, अरे 538729 एंड 298 है ना, 298 डिग्री केल्विन आएगा। 308 किस चीज का बोल दिया? बॉडी टेम्परेचर बोल दिया तुमने। हाँ 37 ले लिया था आई थिंक, नहीं 35 लिया था, हाँ इसीलिए। और बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 310 हो जाएगा। केल्विन से सेल्सियस में कर दो भाई, केल्विन, केल्विन से सेल्सियस में केल्विन ले लो। कितना केल्विन? यहाँ क्वेश्चन दिया होगा ना, एक हाथ क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल नहीं दिया है ना, चलो यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। देखो सिंपल है, कल ही समझा था अपन ने इस चीज़ को, फिर से समझ लेते हैं क्या। कि भाई अगर डिग्री केल्विन को आपको सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो +273 करेंगे। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है तो -273 करेंगे। उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, वही मैं भी देख रहा था बेटा, है ना। यहाँ पर आपका माइनस होगा और यहाँ पे आपका प्लस होगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे तो +273, डिग्री केल्विन से सेल्सियस में चेंज करेंगे तो -273। ओके, है ना, एक सिंपल सा फंडा है, इस फंडे को याद रखना तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। और प्रैक्टिस जरूर करना भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा, ठीक है। वो देखो उसने कितने प्रैक्टिस करी है ना, अपने मन ही से करे हैं तुमने उतने सारे क्वेश्चंस, तभी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब इसके बाद आगे, कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हमेशा याद रखना। कैल्विन स्केल, देखो मैंने बोलता ना कैल्विन स्केल ही क्यों लिया जाता है, उसका आंसर मैं आगे बताऊंगा। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 3 स्केल्स होते हैं, लेकिन हम केल्विन स्केल ही क्यों लेते हैं? बिकॉज केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा किस में रहेगा? पॉजिटिव साइन में रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव साइंस, हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, इसीलिए सेल्सियस से बेटर माना जाता है क्योंकि सेल्सियस नेगेटिव में भी जाता है जबकि केल्विन को नेगेटिव में नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि केल्विन की 0 डिग्री यूनिट ही 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। दैट मींस अगर मैं बोल दूं कि -100 डिग्री सेल्सियस, तब भी वो केल्विन पॉजिटिव में ही रहेगा। -100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? -100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो, कितना आएगा आंसर? 173 डिग्री केल्विन। अरे भाई अभी बताया मैंने कि तुमको क्या करना है, मैंने क्या बोला? सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस को केल्विन में। सेल्सियस कितना दिया है? -100। सेल्सियस कितना दिया है? -100 डिग्री सेल्सियस। अब इस -100 डिग्री सेल्सियस को तुमको क्या करना है? केल्विन, डिग्री केल्विन में चेंज करना है। कैसे करोगे? सिंपल, ये फंडा अपना लो, -100, ठीक है ना, फिर उसके बाद प्लस कितना? 273, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओ हो 373। मैथ्स तो लगाओ बेटा थोड़ी सी, तनिक मैथ्स भी लगा लिया करो। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो क्या आएगा? बोलिए कितना आएगा? बोलो महाराज। हाँ 173। माइनस में आएगा प्लस में आएगा आंसर? प्लस में आएगा, ठीक है ना, माइनस में नहीं आएगा, बड़े नंबर के सामने प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आया कि केल्विन को तुम भले ही, देखो डिग्री सेल्सियस का ये नुकसान है, डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वो माइनस में जा सकता है, लेकिन केल्विन तुम सोचो माइनस में ही नहीं गया 100, जबकि डिग्री सेल्सियस माइनस में चलेगा, लेकिन यहाँ तो प्लस में ही है अभी भी। ये बेनिफिट है इसका, इसी कारण। हाँ -500 कर तो उतना नहीं जाता ना बेटा, -500 क्यों ही जाएगा? क्या करना है तुम्हें?
लावा को क्या करना है, फ्रीज करना है तुम्हें, क्या करना है? कितना होता है माइनस? सोच के बोलो थोड़ा। ल- क्या कह रही हो तुम? वो क्या होता है, गर्म होता है ठंडा होता है? अब बोलो। हाँ वो मान रहा हूँ मैं, ठंडा हो जाता है, आई गॉट इट योर पॉइंट, ठीक है, बट आप जो कह रहे हो वो गलत है ना, वो कहाँ जा रहे हो, वो 600 to 700 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है बेटा, पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में थोड़ी जाएगा वो। ये भी तो देखो, नेगेटिव पे क्यों जाएगा वो? आपका वो 100 से नीचे आने पे ही ठंडा हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? ऐसा है, तो ये चीज रहती है। कुछ नहीं होगा, क्या ही होगा, है ना? हाँ स्किन स्किन हो सकता है, ये जरूर होगा कि स्किन जल जाएगी आपकी, है ना? ऐसा, हाँ। हाँ ज्यादा देर रखोगे तो गल भी जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने पानी गर्म कर, जैसे चाय गर्म कई बार होता है ना, हाथ पे पानी गिर गया, चाय गिर गई, तो क्या हो जाता है, हल्का सा जल जाता है, इरिटेशन होती है, फिर कुछ लगा देते हैं हम, जो कि क्या करें उसको, मेंथॉल वगैरह लगा लो, है ना, कुछ भी आप यानी कि एंटीसेप्टिक लगा लो, तो उससे थोड़ा ठंडक वगैरह लगती है, टूथपेस्ट लगा लो तो भी ठंडा लग जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सीधा सा ये बेटा कि 100 डिग्री सेल्सियस आप बोल रहे हो कि हाथ डाल के रख देंगे हम सर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो तो निपट ही जाओगे ना। ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हाथ में पानी रहे तो स्किन ऑब्वियसली जल जाएगी आपकी, है ना? ठीक है, तो ये चीज रहती है, गरम गरम पानी किसी के फेंक दिए, ठीक है है ना? तो वो जल जाएगा वो बंदा तो यार। चलो, एसिड्स देखो, एसिड का अलग फंडा रहता है ना, वो हाँ वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड पे बेस रहता है। जैसे अगर आप पता है अभी मतलब केस हुआ था एक, तो उसमें मतलब एसिड वगैरह नहीं दे रहे हैं जनरली, ठीक है ना, जो स्कूल्स वगैरह रहते हैं, इंस्टीट्यूशन रहते हैं, उन्हीं को आपको देंगे, वरना ऐसे आप लोकल नहीं ले सकते कि बोले हमको घर में सर एक्सपेरिमेंट करना है, हम जा रहे हैं दुकान अब भी लेके आएंगे HCl, ठीक है, तो वो आपको मना कर देगा, भगा देगा, बोलेगा नहीं भैया नहीं दे सकते, तो पूछोगे क्यों नहीं दे सकते, बोलेगा नहीं दे सकते भाई, जाओ यहाँ से, ठीक है। वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि रिस्क क्या रहता है भाई, आप किसी भी फेंक दो, है ना? तो ये वही चीज रहती है, ऐसा रहता है। चलो। हम्म। वो दूसरा एसिड रहता है बेटा, वो वीक एसिड रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रहता वो, है ना? ऐसा रहता है, तो वो और वो जाएंगे भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेना तो प्रूफ दिखाएंगे कि हमको कहाँ यूज करना है ना? ऐसा रहता है, तो उस प्रूफ के बेसिस पे देते हैं कि आप कहाँ यूज करेंगे। देन यहाँ पर देखो एक और चीज पॉइंट आ रही है, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर एटीएम इज अ यूनिट मेजरिंग प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए एटीएम एक यूनिट होती है, ठीक है ना? और द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, क्या होती है? पास्कल। तो हम एटीएम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक की, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती है वो हम पे जो प्रेशर लगाती है, इसी कारण से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना? जो कि पास्कल के मुकाबले कितना होता है, मतलब 1 ATM इज इक्वल टू कितना होगा, 1 ATM इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल होता है। अब तुम सोच लो कि 1 ATM कितना बड़ा है, ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? 1 ATM इज इक्वल टू 10 देखो यहाँ पॉइंट भी लिखा होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10 to the power 5, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, 1 ATM इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल होता है, ठीक है? इसको अलग करो, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत काम देगा। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1, ठीक है, मतलब कि सी लेवल पे, सी लेवल मतलब कि जो समुद्री तल है उससे आपका 1 ATM होता है, कितना होता है, 1 ATM, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। पानी में आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, ठीक है, ये याद रखना, ओके? तो ये चीज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अरे भाई खत्म चैप्टर, खत्म, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ गए ना, अब 2 मार्क, 1 मार्क, 3 मार्क, ठीक है, देन 5 मार्क, तो ये क्वेश्चन सब आपके क्या रहेंगे बेटा, होमवर्क रहेंगे। आप बकायदा क्या करिए, इन क्वेश्चंस को घर पे करिए ट्राई, ठीक है? किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और नहीं है डाउट तो टेस्ट तो रहेगा ही आपका, ठीक है? सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, थैंक यू।